जी सर, तो अब हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और सर हम डिस्कस करते हैं कि मल्टीपल रिजीम्स ऑफ इनकम, ताकि एक एक करके मैं आपको इनका आइडिया दे दूं सबसे पहले कि होती क्या हैं। क्योंकि सर जब हम आगे जाएंगे तो हमारे पास कैपिटल गेन में जब डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होंगी, जब कैटेगरीज आएंगी, तो उस हर एक कैटेगरी का जो ट्रीटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू देयर टैक्स वो डिफरेंट है। कहीं पे वो एनटीआर में क्लासीफाई हो रही होगी, कहीं पे वो सेपरेट ब्लॉक में क्लासीफाई हो रही होगी। तो पॉइंट ये है कि आज हम डे वन पे इस चीज़ को समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय दीज रिजीम्स और इनमें कंप्यूटेशन का तरीकाकार क्या होता है और इसका मकसद क्या होता है। ठीक है जी। तो सर सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें अपनी स्क्रीन पे, तो आपके पास तीन तरह की जो है वो क्या आ रही है जी, रिजीम्स आ रही है। मल्टीपल रिजीम्स ऑफ इनकम में मैंने यहाँ पे तीन तरह के रिजीम्स मेंशन किए हैं सर। एक है जी नॉर्मल टैक्स रिजीम, जिसको आप एनटीआर कहते हैं। एक है आपके पास फाइनल टैक्स रिजीम, जिसको आप एफटीआर कहते हैं। और एक है जी आपके पास सेपरेट ब्लॉक एसबी। अच्छा जी, सेपरेट ब्लॉक ऑफ सेपरेट रेट ऑफ टैक्स होता है इसके लिए सेपरेट ब्लॉक, जैसे इसके नाम से वाज़े हमें पता चल रहा है। और एनटीआर जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि एनटीआर के केस में जो कि हमारा नॉर्मल रेट होता है विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं कंपनी बात करूं तो हमारा जो रेट 29% का है वो अप्लाई हो जाया करेगा। हाँ, अगर वो अदर देन बैंकिंग कंपनी है, क्योंकि बैंकिंग कंपनी के लिए जो रेट है, जो बैंकिंग कंपनी है उसके लिए जो रेट है सर वो 42% का रेट है जिसके ऊपर उसको टैक्स लगता है। मतलब अगर अदर देन बैंकिंग कंपनी होगी तो उसके ऊपर 29% का टैक्स है। अच्छा, 29% का टैक्स तो है, अगर उसकी इनकम फिर 500 मिलियन से ज़्यादा हो जाए तो फिर उसके ऊपर 8% का सुपर टैक्स भी है। तो 29 ये और 8% का सुपर टैक्स वो वाला। और मैंने आपको जैसे इसी के पार्ट वन में बताया कि कंपनीज के ऊपर सरचार्ज नहीं होता। हाँ, अगर मैं इंडिविजुअल एओपी की बात करूं तो इंडिविजुअल एओपी के ऊपर सरचार्ज तो होता है, स्लैब रेट्स होते हैं सबसे पहले बेसिक, जैसे कंपनी के लिए 29% बेसिक है, ऐसे स्लैब रेट्स इंडिविजुअल और कंपनी के लिए भी बेसिक होते हैं। लेकिन उनके ऊपर फिर सरचार्ज भी लगा करता है अगर वो हाई अर्निंग पर्सन होते हैं, और उसके साथ साथ सुपर टैक्स भी उनके ऊपर अप्लाई हो जाता है, जैसे कि हमने सेक्शन नंबर 4C में जाके देखा था कि सुपर टैक्स हाई इनकम अर्नर्स के ऊपर लगता है और हर पर्सन के ऊपर लगता है, एवरी पर्सन का वर्ड वहाँ पर था। अच्छा जी, तो सर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि नॉर्मल टैक्स रिजीम की जब मैं बात करता हूँ तो आप अपने जहन में एक नॉर्मल बिजनेस लेके आए, एक नॉर्मल बिजनेस जिसके सर कुछ रेवेन्यूज़ हैं, जिसके कुछ एक्सपेंसेस हैं। तो अब जब हम बात करेंगे नॉर्मल टैक्स रिजीम की, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई आपने करना है, जो आपने 29% मल्टीप्लाई करना है, या अगर आपने बिजनेस इंडिविजुअल के लिए स्लैब रेट्स दिखने हैं, सैलरीड इंडिविजुअल के लिए अगर आपने स्लैब रेट्स दिखने हैं, अगर आपने प्रॉपर्टी से पैसा कमाया, अगर आपने बिजनेस करके पैसा कमाया, अगर आपने सैलरी से पैसा कमाया, तो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि ये देखें ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम में आने वाली जो इनकम है वो कौन सी होती है सर। जैसे कि बिजनेस से पैसा कमाना आपका एनटीआर में आता है, प्रॉपर्टी से आता है, कैपिटल गेन में भी एक क्लासिफिकेशन ऐसी है जो एनटीआर में फॉल करती है, आगे जाके पढ़ाता हूँ। और अदर सोर्स और इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ से इन पर्टिकुलर हेड्स ऑफ इनकम में, जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, यहाँ जो इनकम फॉल करती है, इनमें बहुत सारी ऐसी इनकम्स हैं, बल्कि मेजरली ऐसी इनकम्स हैं जो कि एनटीआर में फॉल करती हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी इनकम नहीं हो सकती मतलब जो इन हेड्स में भी फॉल करे और वो एनटीआर ना हो बल्कि एफटीआर हो? बिल्कुल है। जैसे कि सर ये देखें जी, अगर मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात करूं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एक इनकम है जिसका नाम है हमारे पास प्रॉफिट ऑन डेट। अब प्रॉफिट ऑन डेट जो है इंडिविजुअल के केस में, आप इंडिविजुअल हैं, आपने प्रॉफिट ऑन डेट अर्न किया, आपने अर्न किया, आपकी इनकम है सर, ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। क्यों है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? क्योंकि आप तो नॉर्मल बिजनेस करते हैं, आपने साथ में ये भी पैसा कमा लिया। अब वहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है? वो कहता है कि यार अगर आपने 5 मिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट ऑन डेट कमाया, 5 मिलियन से ज़्यादा का, तो उस केस में जो है हम कहाँ पे रखेंगे इसको? हम इसको एनटीआर की कैटेगरी में रखेंगे। एनटीआर मतलब हम इसके ऊपर जो आपका नॉर्मल रेट लग रहा होगा ना, हम उसी के ऊपर जो है ना इसकी कंप्यूटेशन करेंगे। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो आपका 5 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, कम है, तो प्रॉफिट ऑन डेट उस केस में हम कहाँ पे ले आएंगे सर? हम उस केस में प्रॉफिट ऑन डेट आपका ले आएंगे इनकम आपका एफटीआर के अंदर, मतलब विच मीन सेपरेट ब्लॉक के अंदर हम उसको ले आएंगे कि उसके ऊपर सेपरेट रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे जो कि 20% हो सकता है, 20% ही रेट है उसके लिए। देखें अगर वही पॉइंट है ना, अब कंपनीज के लिए वो कहता है कि कंपनीज भी प्रॉफिट ऑन डेट कमा सकती हैं। कंपनी के केस में हमेशा प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो एनटीआर होगा। इसका मतलब कंपनी ने जब भी इनकम कमानी है प्रॉफिट ऑन डेट की, तो इसको ये टोटल इनकम के बाद से लेस नहीं करेगी, बल्कि टोटल इनकम का ही पार्ट रहने देगी। उसके बाद जो टैक्सेबल इनकम है उसी का वो पार्ट बना रहेगा, और उसके ऊपर कितना रेट लग रहा होगा, उसके ऊपर सर फिर आपका जो है वो 29% का रेट ऑफ टैक्स लग रहा होगा। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, तो अब सर मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? आपने डिफरेंसेस तो अभी तक बताए नहीं है, आप पुरानी बातों को जरा रिकॉल करवा रहे हैं, लेकिन डिफरेंसेस तो बताएं। तो भाई सबसे मेजर डिफरेंस आपके पास नॉर्मल टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम। यहाँ पे मैं आप सबसे पहले इन दो रिजीम्स को कंपैरिजन करता हूँ ताकि फिर सेपरेट ब्लॉक आप लोग को समझाना आसान हो जाए।
सर नॉर्मल टैक्स रेजिम में ना वो आपको एक्सपेंसेस की डिडक्शन अलाउ करता है, एक्सपेंसेस आपको लेस करने की इजाज़त देता है। वो कहता है कि आपने लेट्स सपोज सेल्स की हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आप लेस करो। अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद फिर आप क्या करो, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन वगैरह के और खर्चे, आपकी जो इंटरेस्ट का खर्चा है, ये सारे आप लेस करो। करने के बाद जो आपके टैक्सेबल प्रॉफिट्स आएंगे ना, इन प्रॉफिट्स के ऊपर जो है ना हम रेट लगाएंगे, रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब ये होगा फिर आपकी वो लायबिलिटी बन के आएगी। अब इस बात को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, आपको एक्सपेंसेस की डिडक्शन अलाउ की जाती है एज पर द एप्लीकेबल टैक्स लॉज। वो करने के बाद जो टैक्सेबल इनकम होती है, टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपका टैक्स का रेट लग जाता है। ये है तो एक मेंटोस जिंदगी, बिल्कुल मेंटोस जिंदगी, नॉर्मल टैक्स रिजीम। जैसे कि नॉर्मल आपने इनकम कंप्यूट की, आपने कोई खर्चा किया, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी उसमें पढ़ा होगा सर आपने कैफ में। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपको पता है कि हमारे पास जो रेंट आता है, रेंट आपका ग्रॉस रेंट चार्जेबल टू टैक्स होता है, फिर आप उसमें से डिडक्शंस अलाउ करते हैं। आपने कोई बिल्डिंग की इंश्योरेंस दी, आपने कोई जो है ग्राउंड रेंट दिया, आपने कोई जो है उसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आपको पता है वो लेना ही होता है हमें, 1/5 रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस होता है। ठीक है, ये वही बातें जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, बच्चों वाली बातें हैं। अच्छा इसके बाद और क्या क्या चीज़ें होती हैं जी, और आपका जो इसके अलावा जो ग्राउंड रेंट हो गया, मैंने आपको 2-3 मसाले जो दिए हैं ये सारी, और इसके साथ साथ कोई भी इंश्योरेंस का प्रीमियम, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपने पे की अकॉर्डिंगली वो सारे का सारा आपको लेस करने की इजाज़त होती है। फिर जो पैसा बचेगा उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। अच्छा सैलरी की बात कर लें सर, सैलरी की इनकम भी एनटीआर में है, क्या वहाँ पे कोई एक्सपेंस अलाउ होता है? भाई सैलरी के अंदर वो कहते हैं कि किसी किस्म का एक्सपेंस अलाउड है ही नहीं। आप सैलरी को अर्न करने के लिए कोई एक्सपेंस थोड़ी करते हो, आप कोई भी एक्सपेंस इनकर नहीं करते सैलरी को अर्न करने के लिए। तो इस वजह से सैलरी में कोई आप एक्सपेंस लेस कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप कोई एक्सपेंस इनकर करते ही नहीं हो। ओके, बिजनेस में जैसे मैंने आपको मिसाल दी, सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, फिर जीपी है, फिर जीपी मार्जिन के बाद आपका जो है अल्टीमेटली सारी की सारी आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे आपको अलाउ करने दिए जाते हैं ना यार। अगर सेक्शन नंबर हम 21 की बात करें, सेक्शन नंबर 20 की बात करें, सेक्शन नंबर 20 है जी एडमिसिबल डिडक्शंस, जिसके अंदर आपकी डेप्रिसिएशन है, उसके बाद आपकी अमोर्टाइजेशन भी आती है, उसके आपके एम्प्लॉय ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ आता है, आपका प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर आता है। इस तरह के कुछ एक्सपेंडिचर्स के जो नाम आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कैफ में। तो भाई पॉइंट ये है कि जहाँ जहाँ खर्चा आपको लेस करने दिया जाएगा, वहाँ पे जो इनकम आने वाली जो इनकम है वो कौन सी है जी, वो एनटीआर है, विच मीन्स कि वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करती है। तो एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट है जी, एक्सपेंसेस ये अलाउड होते हैं एज अ डिडक्शन। बात समझ आ रही है जी, एक्सपेंसेस अलाउड एज अ डिडक्शन। अच्छा अगली बात करते हैं सर, ये जो समरीज हैं सारी मैंने अपने हाथ से खुद बनाई होती हैं। मैं हर एक चीज़ पहले लिखता हूँ, फिर उसको मैं इस प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आएँ। ठीक है, तो ये सारी मेरी अपने हाथ की लिखी हुई हैं, कोई कहीं से किसी ने मुझे दी नहीं है या कोई आसमान से नहीं उतर गई, ये सारी की सारी बातें खुद लिखी हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने भी कोशिश करना कि अपने पास इसको लिखें और अंडरस्टैंड करें। ऑल दो नोट्स आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। अच्छा अब सर जब आपने इतना फोकस किया है, इतना एम्फोसिस किया है एक्सपेंसेस पे, तो अब एक बात बताएं, जब आप एफटीआर पढ़ाने जाएंगे तो क्या यहाँ पे इसके ऑपोजिट बात होगी? बिल्कुल सर ऐसा ही है। वो कहते हैं कि एफटीआर के अंदर जो भी आपको ग्रॉस रिसीट होगी ना, ग्रॉस रिसीट, उसके ऊपर जो आपका रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होता होगा वो मैं उसके ऊपर लगा दूंगा। अच्छा जी, ग्रॉस रिसीट के ऊपर टैक्स लायबिलिटी, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, याद करें जी, डिविडेंड। जब शेयर्स के ऊपर आप डिविडेंड अर्न करते हैं तो जो डिविडेंड आपने अर्न किया उस डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स है एट सोर्स कौन डिडक्ट करता है? वो कंपनी जिसके शेयर्स के ऊपर डिविडेंड आपको दिया होता है, वो कंपनी आपके साथ डिविडेंड के ऊपर टैक्स डिडक्ट कर लेती है। तो एक मिसाल आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सर ये देखें, डिविडेंड मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। फिर मैंने आपको साथ ही बताया था कि इस पर्टिकुलर फाइनेंस एक्ट के अंदर वो जो इंश्योरेंस पे आउट वाली प्रोविजन आई है, ठीक है, कि अगर आपने किसी भी पॉलिसी होल्डर, जो भी पॉलिसी होल्डर होगा जिसको भी 4 साल से पहले अगर क्या करेंगे हम, जिसको भी 4 साल से पहले हम इंश्योरेंस के बेनिफिट्स देंगे, तो जितने भी उसको बेनिफिट्स देंगे वो उसके लिए हम इनकम कंसिडर करेंगे। जब इनकम कंसिडर करेंगे तो फिर ज़ाहिर है फिर रेट ऑफ टैक्स की बात भी करेगा वो, तो उसने टैक्स का रेट भी बताया हुआ है। लेकिन वहाँ पर उसने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जब ये इंश्योरेंस होल्डर को, ये जो पॉलिसी होल्डर है, जब इंश्योरर जो है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, जब वो इस बंदे को पैसे देगी तो टैक्स काट के देगी। टैक्स काट के देने का मतलब ग्रॉस रिसीट, जितनी भी उसकी इनकम बनती है उसके ऊपर जितना भी टैक्स है वो काट के देना है। और सर इसकी मजीद एग्जांपल रॉयल्टी और प्राइस एंड विनिंग्स। ठीक है जी, प्राइस एंड विनिंग्स, रॉयल्टी सारी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में ये सारी की सारी बातें हमारी कवर होंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, और अगली बात करूं तो सर अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए बाइफर्केशन कर रहे हैं दोनों के अंदर। नॉर्मल टैक्स रेजीम में आपने कहा कि आपको खर्चा लेस करने की इजाज़त है।
आपने कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया था, आपने उसका शेयर परचेज किया था, शेयर परचेज करने के बाद अब आपको उसका डिविडेंड आया है। बताएं डिविडेंड के लिए कोई खर्चा हुआ है? अब आपको बच्चा कहेगा सर डिविडेंड के ऊपर खर्चा हुआ ना, हमने शेयर खरीदा। तो मुझे एक बात बताओ, कल को जब कैपिटल गेन कंप्यूट करना है तो कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होता है यार? आप एक जो है ना वो इन्वेस्टर हो, आपने कंपनी में 10 रुपये लगाए हैं, कैपिटल गेन कल को आप कैसे कंप्यूट करोगे? वो शेयर चला गया 15 रुपये पे, बताओ जी आप करोगे ए माइनस बी। व्हाट इज ए आपकी है जी सेल प्राइस या कंसिडरेशन, विच एवर इज हायर, या सेल प्राइस एक्चुअल होगी या फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस चीज़ की, जो भी हायर होगी, ठीक है। वो फेयर वैल्यू आपने ले ली या आपकी कंसिडरेशन आपने एक्चुअल प्राइस ले ली, जो भी आपने जितने पे बेचा, माइनस कर दो उसमें से कॉस्ट। आपने 15 का शेयर खरीदा, 10 रुपए की कॉस्ट आपने लेस कर दी, 5 रुपए का आपका गेन आ गया। अब यहां पे वो खर्चा लेस करने की इजाजत है। वो भाई डिविडेंड से कोई खर्चा लेस किया जा सकता है? कभी आपने ऐसी कोई बात भी जिंदगी में सुनी हो? तो आपने डिविडेंड के लिए तो वो खर्चा नहीं किया ना। तो वो कहता है कि डिविडेंड फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड, आप जो डिविडेंड आएगा तो आपका जो टैक्स है वो एट सोर्स डिडक्ट होगा। जो कंपनी आपको डिविडेंड देगी वो टैक्स काट के देगी। तो इसका मतलब किसी किस्म की कोई डिडक्शन नहीं अलाउ हुई। जब कोई डिडक्शन अलाउ नहीं हुई तो वो चीज़ कहाँ पे क्लासीफाई होगी? आपकी फाइनल टैक्स रिजीम में आपकी क्लासीफाई होगी। बात समझ आती है? तो सर ये है कुछ बेसिक पॉइंट्स हमारे कि हमने नॉर्मल टैक्स रेजिम और फाइनल टैक्स रेजिम में डिफरेंशिएट इसलिए करना जरूरी है कि हमें पता हो कि दोनों की टैक्सेशन का तरीकाकार क्या है। अच्छा, और इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई एफटीआर के लिए जो रेट है वो कौन सा होगा? सर सेपरेट रेट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा ही है जी। फर्स्ट स्केड्यूल में जाएंगे, जो भी आपकी लेट सपोज आपने जी प्राइज एंड विनिंग से कमाया तो इसके लिए सेपरेट रेट आपका गिवन है। आपने जो है वो डिविडेंड के ऊपर कमाया, डिविडेंड के ऊपर जो है आपकी सेपरेट रेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये रेट्स कहाँ पे अवेलेबल हैं सर? ये आपके फर्स्ट स्केड्यूल में अवेलेबल है। ऐसा ही है। अच्छा, अगली बात करते हैं। अच्छा, रेट जो ऊपर वाले हैं ना ये वाले, ये भी फर्स्ट स्केड्यूल में अवेलेबल है। फर्स्ट स्केड्यूल का कोई एक पार्ट नहीं है, उसके मल्टीपल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हर पार्ट जिस स्पेसिफिक कैटेगरी से डील करता है वो हम वहाँ से रेट उसके पिक करते रहेंगे। पॉइंट ये है कि ये जो रेट है ये जनरल है, ठीक है। ये किसी एक स्पेसिफिक इनकम के लिए नहीं है, जितनी भी इनकम्स एनटीआर में फॉल करती हैं उनके लिए है। यहाँ जो रेट्स हैं ये रेट्स हैं स्पेसिफिक टू दैट इनकम है। डिविडेंड के लिए अलग रेट होगा, प्रॉफिट ऑन डेट के लिए अलग रेट होगा, रॉयल्टी के लिए अलग रेट होगा, ठीक है। इसके लिए इंश्योरेंस पे आउट के लिए अलग रेट होगा, पेंशन है तो पेंशन के लिए अलग रेट होगा। तो पॉइंट को जरा समझें कि सर हमें जो यहाँ पे रेट्स हैं वो सेपरेटली प्रोवाइड किए गए होंगे एफटीआर के केस में। और जो रेट है वो डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई होना है? वो डायरेक्टली आपकी ग्रॉस रिसीट से मल्टीप्लाई होना है। आपको किसी किस्म के एक्सपेंस की डिडक्शन आपको अलाउड नहीं है। सर ये दो बातें हमने कर ली अपने पास। अब हम आते हैं सर तीसरी बात की तरफ। तीसरी बात सर, व्हाट इज सेपरेट ब्लॉक? सेपरेट ब्लॉक सर जैसे हमें नाम से ही जाहिर है, नाम से पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है जी? कि आपका जो है वो सेपरेट रेट होगा, ठीक है जी, सेपरेट रेट होगा। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अभी तक जो दो हमने बातें की हैं, जो हमने दो बातें की हैं, कौन सी? एनटीआर और एफटीआर। दोनों में जरा इक्वेशन बना दें मुझे प्लीज, इक्वेशन बना दें यार। ये देखें, बना के दें सर, आपके सामने बनी हुई है। एक में आपने किया रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, या दूसरे लफ्जों में अगर मैं बोलूं तो कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। सर एक ही बात है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर दूं या कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट कर दूं, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है ना। आपने ये किया नॉर्मल टैक्स रेजिम में, और यहां पे आपने क्या किया? यहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ उठाई है ग्रॉस रिसीट। सर तो सेपरेट ब्लॉक में क्या है भाई? सेपरेट ब्लॉक में आपका रेट तो सेपरेट अवेलेबल होगा। ये देखें, सेपरेट रेट आपको अवेलेबल होगा। प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर आपको सेपरेट रेट अवेलेबल होंगे, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आपको सेपरेट रेट अवेलेबल होंगे। अगर आपने किसी लिस्टेड कंपनी की शेयर्स बेचे हैं उसके लिए आपको सेपरेट रेट अवेलेबल होंगे। अगर आपने कोई जो है डेट सिक्योरिटी बेची है, सेपरेट रेट अवेलेबल है उसके लिए। पॉइंट ये, रेट्स तो सेपरेटली अवेलेबल हैं। आपकी मिसाल भी समझ आ गई सर। प्रॉफिट ऑन डेट अगर आपका जो है वो क्या कहते हैं 5 मिलियन से कम है इंडिविजुअल के केस में, तो वो सेपरेट ब्लॉक में टैक्स होगा। अच्छा, अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेचने पे जो आने वाला गेन है वो एक सेपरेट ब्लॉक वाला गेन है। सेपरेट ब्लॉक वाला गेन है तो इसका मतलब इसके लिए कोई सेपरेट रेट ऑफ टैक्स अवेलेबल होगा। वो कहाँ अवेलेबल होगा सर? वो फर्स्ट स्केड्यूल में अवेलेबल है। एक चीज ये होगी सर। इसी तरह अगर आपने कुछ सिक्योरिटीज बेची हैं तो सिक्योरिटीज के लिए भी इसका मतलब कुछ सेपरेट रेट अवेलेबल होगा। हाँ, बिल्कुल अवेलेबल होगा। वो सेपरेट रेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर। इसका कोई एक पार्ट होगा, वहां पे जाके आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे जब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में जाएंगे तो आप यही वाले रेट्स मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यार जो रेट है, देखिए रेट वाला कॉम्पोनेंट आपने डिसाइड कर लिया। रेट लगना किस पे है? पहले सिनेरियो में जो एनटीआर का सिनेरियो था वहां तो रेट आपका मल्टीप्लाई हुआ करता था टैक्सेबल प्रॉफिट से। टैक्सेबल प्रॉफिट आता था रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके।
या रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करके, या दूसरे लफ्जों में कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट करके। अच्छा, दूसरे केस में डायरेक्टली जो रेट है एफटीआर वाला वो आपकी रिसीट इससे मल्टीप्लाई हो जाया करता था। ये दूसरा सिनेरियो था। तीसरा सिनेरियो, सेपरेट ब्लॉक में आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज कैसे, मैं डिस्कस करता हूं अभी। ये देखें जी, आपने एक घर खरीदा, फिर आपने एक प्रॉपर्टी आपने खरीदी, आपके पास कोई भी कंस्ट्रक्टेड जो है वो प्लॉट था, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी थी आपके पास कोई, या कोई फ्लैट था आपके पास। आपने, सर फ्लैट से लेके चलते हैं, आपके पास एक फ्लैट था, आपने वो 10 करोड़ रुपए का खरीदा, आपने वो सर कल को बेच दिया 12 करोड़ रुपए का। बताएं जी, इस केस में रेट्स तो आपको फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर सेपरेटली अवेलेबल है। क्यों है जी? क्योंकि आपने एक ऐसी आइटम बेची है जिसके ऊपर जो सेपरेट ब्लॉक वाली टैक्सेशन होनी है, ठीक है, सेपरेट ब्लॉक वाली टैक्सेशन होनी है, हमें ये लॉ ने बता दिया। सेपरेट रेट भी हमने पिक कर लिया, मल्टीप्लाई किससे करूंगा? क्या ये रेट मेरा डायरेक्टली 12 करोड़ से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, या फिर ये 10 करोड़ से मल्टीप्लाई होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या होना चाहिए, 12 - 10 होना चाहिए। पहले वो गेन की अमाउंट मैं कंप्यूट करूंगा, देन मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, ये रेट अप्लाई कर दूंगा, सेपरेट रेट। तो एक इस तरीके से कंप्यूटेशन होगी। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं शेयर्स बात करूं, अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर बेचते हैं, जिसको मैं सिक्योरिटी का वर्ड कहता हूं, सिक्योरिटी की डेफिनेशन है, आगे जाके पढ़ानी है मैंने डेफिनेशन, फिर उसके अंदर एक सिक्योरिटी की डेफिनेशन में लिस्टेड कंपनी का शेयर भी आता होता है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने किसी लिस्टेड कंपनी का शेयर बेच दिया, तो इस लिस्टेड कंपनी के शेयर को बेचने पे आने वाला जो गेन है, ये सेपरेट ब्लॉक में जाएगा। सेपरेट ब्लॉक में जाएगा तो आप मुझसे सवाल करेंगे, सर इसका मतलब सेपरेट रेट अवेलेबल होगा? हाँ सर, बिल्कुल सेपरेट रेट। आप गए फर्स्ट स्केड्यूल में, आपने मुझे वहां से सेपरेट रेट निकाल के दे दिया। मैं पूछूंगा, अच्छा चलो सेपरेट रेट तो ले आए हो, बताओ मल्टीप्लाई किससे करोगे? आप बोलेंगे, सर देखें मैंने शेयर खरीदा कितने का था और देखें मैंने बेचा कितने का। 5 रुपए का मैंने बेचा है, 3 रुपए का मैंने खरीदा था, 2 रुपए का मेरा गेन है, 2 रुपए के ऊपर आप मेरा ये सेपरेट रेट लगा दो। तो एक ये वाली कंप्यूटेशन हो सकती है। दूसरी कंप्यूटेशन हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट ऑन डेट की। मैंने आपको समझाया ना प्रॉफिट ऑन डेट, तो प्रॉफिट ऑन डेट का जो रेट है, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं ये बात करता हूं कि यार प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर आपका 20% का रेट लगता है, ठीक है जी। प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर आपका 20% का रेट है, अगर आप किसी बैंक में पैसा रखवाते हैं या किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आपने सिंपली एक बैंक के पास पैसा रखा दिया, आपने कहा मुझे इसके ऊपर सूद दे दो, कुल्लून हराम, मुझे सूद दे दो, मुझे बिल्कुल जो है ना बिल्कुल मेरे साथ फिट बैठता है। उसने कहा ठीक है जी, दे देंगे, बाकी 20% का रेट ऑफ टैक्स है इसके ऊपर। बैंक ने जब वो आपने 1 मिलियन रुपीज उसको दिया, 1 मिलियन रुपीज का आपने जो है प्रिंसिपल उसको दिया, आपकी जो इनकम बनी ना सूद से, वो आपकी बनी है 2 लाख रुपए की, ठीक है, या 3 लाख रुपए की ले लेते हैं सर। 3 लाख रुपए की आपकी इनकम है। मुझे बताएं, अब यहां पे कोई सेल माइनस कॉस्ट वाला रूल अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है आपको, या नहीं नजर आ रहा? कि जो टोटल आपकी ग्रॉस रिसीट है, जो इनकम है, इनकम कितनी, 3 लाख रुपए की, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर आपने 3 लाख रुपए कमा लिया। ये जो 3 लाख रुपए आपने कमाया है, अब यहां A - B वाला चक्कर ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रेट ऑफ टैक्स है, अब ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। तो जो चीज आप ऊपर इंडिविजुअल सिनेरियोज में देखते हैं, वो दोनों पॉसिबिलिटीज यहां पे अवेलेबल हैं। जैसे कि सर ये देखें, आपकी जो आपके कुछ केसेस में आपको एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, जैसे मैंने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी और शेयर की बात की, और कुछ केसेस में नहीं भी होंगे, वहां पे आपके पास ग्रॉस रिसीट ही क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, जैसे मैंने प्रॉफिट ऑन डेट की आपको मिसाल दी है, ठीक है जी। तो ये वाला हिसाब किताब है सर कुछ हमारे पास। सर कभी आप कहते हैं कि प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो एनटीआर है, कभी आप कहते हैं प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो सेपरेट ब्लॉक है। भाई समझे बात को, जब हम इंशाल्लाह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे, वहां पे जाकर जब हम प्रॉफिट ऑन डेट पढ़ेंगे, तो प्रॉफिट ऑन डेट में वो 2 तरह की बातें करेगा कि कंपनी के लिए हमेशा प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो एनटीआर हुआ करता है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर अभी तो आपने एक लेक्चर में सिर्फ इतना बताया है, अभी आप यहाँ पे बता रहे हैं कि एनटीआर हुआ करता है, एफटीआर हुआ करता है, हमें तो समझ ही नहीं आ रही कहानी। भाई बात सुनो, जब मैं ये कह रहा हूं कि कंपनीज के लिए प्रॉफिट ऑन डेट वो एनटीआर होगा, इस बात का मतलब क्या है? आसान करते हैं। इस बात का मतलब यह है कि पहले टोटल इनकम का तो पार्ट बनेगा ना, इस पे तो किसी को कोई शक नहीं है ना यार, कि टोटल इनकम का पार्ट तो दुनिया की हर चीज बनेगी, जो भी आपने कमाया। मुझे बताओ, क्या टोटल इनकम के बाद जो आप एडजस्टमेंट लिया करते थे, वो किस किस की लिया करते थे? वो एडजस्टमेंट आप लिया करते थे एफटीआर की, वो एडजस्टमेंट आप लिया करते थे सेपरेट ब्लॉक की, वो एडजस्टमेंट आप लिया करते थे एग्जेम्प्ट इनकम की, वो एडजस्टमेंट आप लिया करते थे किसी डिडक्टेबल अलाउंस की। क्या आप किसी एनटीआर वाली इनकम की भी एडजस्टमेंट लेते थे? नहीं लिया आपने कभी। तो ये है पॉइंट असल में, कि कंपनी के केस में जब मैं कहूंगा कि प्रॉफिट ऑन डेट हमेशा एनटीआर है, इसका मतलब जब आपने टोटल इनकम से टैक्सेबल पे आना है, तो आपने इस प्रॉफिट ऑन डेट को लेस नहीं करना। आपने बात समझ आ रही है जी? ये है इसका मकसद, इस तरह से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं।
और अगर बात करें सर प्रॉफिट ऑन डेट इंडिविजुअल के केस में, सर जब हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक लिमिट लगाई हुई है। उसने लिमिट क्या लगाई है कि अगर 5 मिलियन से ऊपर का प्रॉफिट ऑन डेट आपने कमाया तो एनटीआर में जाएगा, सेम ट्रीटमेंट होगा जो भी डिस्कस करके आया हूं। लेकिन अगर 5 मिलियन से कम आपका प्रॉफिट ऑन डेट होगा तो इस केस में वो सेपरेट ब्लॉक में जाएगा और 20% के ऊपर आपका टैक्स होगा। बात समझ आइए सर, 20% के ऊपर टैक्सेशन है उसकी, मतलब जो भी आपने प्रॉफिट ऑन डेट कमाया, जो भी सूद कमाया, उसके ऊपर हम 20% का आपसे टैक्स ले लेंगे। ये है सर सारा कॉन्सेप्ट। अच्छा, जब आपने कह दिया कि उसके ऊपर 20% का सेपरेट ब्लॉक है, तो बताओ क्या टोटल इनकम से इसको लेस करना है, इसको निकालना है, इसको दफा दूर करना है? बिल्कुल करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसके अगर हम देखें, अगर यहां पे मैंने इसको रख दिया तो इसके ऊपर तो सर स्लैब रेट लग जाएगा। स्लैब रेट तो 35% तक जा रहा है, 45% तक जा रहा है, वो तो स्लैब रेट तो बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर तो लगाना था एक सेपरेट रेट, वो कितना था? वो 20 था। तो इसको वहां से निकालो। कहां से निकालो? टोटल इनकम के बाद निकालो। टैक्सेबल का पार्ट ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपका रेट लगना है, वो एनटीआर का रेट लगना है। यही पढ़ा गया हूं ना यार पिछले लेक्चर में। नहीं समझ आ रही तो पहले उस लेक्चर को गौर से 2 दफा सुन लें प्लीज, 2 दफा सुन लें उस पर्टिकुलर लेक्चर को प्लीज, ठीक है ना? वरना आपको ये चीजें जो है इतनी स्मूथली समझ नहीं आएंगी। मैं आपको डिग डाउन करके इसलिए समझा रहा हूं ताकि यार हमारे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल अलाइन हो। अभी हमारा तकरीबन सर 1-1.5 घंटे का लेक्चर हो गया और हमने कैपिटल गेन अभी तक स्टार्ट नहीं किया, ठीक है ना? तो इसीलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि यार आप लोग इस चीज को समझ लें। तो अगली बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि सर गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर ये ट्रीट होता है सेपरेट ब्लॉक के तौर पे। अब वो सवाल में आपको बोले कि एक कंपनी के पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उस मतलब एज पर IAS 40 है कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला, आपने उसके अकॉर्डिंग जो है एज पर IAS 40 कंपनी के पास एक चीज़ थी। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो कंपनी के एज पर IFRS है, लेकिन मेरे हिसाब से वो क्या है, एक मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब कंपनी ने इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची तो उसका आने वाला गेन मेरा सेपरेट ब्लॉक का गेन है। जब मैं कहूंगा कि ये मेरा सेपरेट ब्लॉक का गेन है तो इसका मतलब ये मेरी टोटल इनकम का पार्ट तो बनेगा, लेकिन मेरी टैक्सेबल का पार्ट नहीं बनेगा। हाँ, फिर इसके ऊपर जो लायबिलिटी है वो नीचे जाके सेपरेटली मैं कंप्यूट किया करूंगा। बात समझ आइए जी? डन है? चले जी। तो सर ये हमने एक मेरा आइडिया लिया है इन पर्टिकुलर रिजीम्स का, और इन रिजीम्स को यहाँ पे समझाने का मकसद ये था ताकि आप लोग समझ सकें। अब यहाँ पे रहते रहते किसी एक बच्चे ने MTR का नाम भी सुना होगा, मिनिमम टैक्स रिजीम का भी नाम सुना होगा। तो बिल्कुल सर आपने वो नाम बिल्कुल सही सुना है, लेकिन अभी जो मैं कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ उसके लिए उस चीज़ की कोई रेलेवेंसी नहीं है। तो इंशाल्लाह जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको मैं एक नई रिजीम के साथ जिसका नाम है MTR मिनिमम टैक्स रिजीम, उससे भी आपको थोड़ा सा मैं वाकिफ करवाऊंगा। डन है जी? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं सर। अभी तक 3 रिजीम्स मैंने आपको समझा दिए हैं। मैंने आपको ओवरऑल इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर समझा दिया है, किस तरीके से हम चीज़ों को लेकर चलेंगे वो समझा दिया है। अब सर कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, और कॉस्ट की, कंसिडरेशन की, डिस्पोजल की और एक्विजिशन की। ये वो डेफिनेशंस हैं जो थ्रू आउट मेरा जो है कैपिटल गेन हो या मेरा ओवरऑल मेरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हो, पूरे थ्रू आउट ऑर्डिनेंस मेरी क्या चलती है सर, ये सेम चलती हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम इन चीज़ों की बातें कर लेते हैं, क्योंकि सर कैपिटल गेन में इनकी सर बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा जी सर, मैं पढ़ता रहता हूँ, बिल्कुल बच्चों वाली बातें आप लोगों ने ऑलरेडी कैफ में पढ़ी हुई हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। कहते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय एक्विजिशन एंड डिस्पोजल। अच्छा जी, एक्विजिशन, ये सारी बातें किताब में भी लिखी हुई हैं। अगर मैं आपको किताब पे ले जाऊँ सर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के नोट्स पे ले जाऊँ सर, ये देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे नोट्स। अभी डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट मैंने नहीं पढ़ाई, वो भी पढ़ाऊंगा इसके बाद, ठीक है? कैपिटल एसेट भी पढ़ाना है मुझे, लेकिन इसके बाद ये देखें जी, डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है वो आ गया, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है वो आ गया, कॉस्ट क्या होती है वो आ गई, और फिर उसके बाद कंसिडरेशन क्या है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो सर अब इसी का हमारे पास क्या है सर, ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेटिव है, और हम अब चलेंगे और इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये लें जी सर, ठीक है? चलें सर, व्हाट इज मेंट बाय एक्विजिशन। कब समझा जाएगा कि पर्सन ने वो चीज़ एक्वायर कर ली है? कहता है कि अ पर्सन इज ट्रीटेड एज हैविंग acquired an asset when he began to own the asset। ठीक है? अब ये चीज़ें आपने याद नहीं करनी, इनको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, समझना है। पेपर में आपसे हरगिज़ नहीं पूछ रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय एक्विजिशन। अगर डिस्पोजल है तो कब कब समझा जाएगा डिस्पोजल हो जाया करता है? क्या अगर एक बंदा जो है किसी को ट्रांसफर कर दे कोई चीज़ तो डिस्पोजल होता है? क्या अगर किसी की सक्सेशन के तौर पर किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए, इनहेरिटेंस के तौर पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए, तो ये केसेस को समझना है कि क्या ये डिस्पोजल कंसिडर होते हैं, क्यों?
भाई मेरा सबसे प्लस देखें, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसका मकसद क्या है। आप डिस्पोजल की डेफिनेशन पढ़ेंगे अभी तो उसका मकसद क्या है, क्यों, मकसद क्या है, तो बताने का यहाँ पे ये है कि भाई जो कैपिटल गेन है आपका वो आएगा ही तब जब आपने कोई चीज़ क्या की हो, डिस्पोज की हो। डिस्पोज ही नहीं करेंगे तो आपका कोई कैपिटल गेन आप उसको रियलाइज कहेंगे ही नहीं। अनरियलाइज तो आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन वो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना ना। आपने एक प्रॉपर्टी रखी हुई है, सालों साल रखी रखें, कोई मसला ही नहीं है, कोई टैक्स थोड़ी देना है उसके ऊपर। हाँ, लेकिन जब उसको बेचोगे और कुछ पैसा कमाओगे तो मतलब डिस्पोजल की बात रेलिवेंट हो गई, इसलिए सर हम इसको यहाँ पे समझ रहे हैं। कहता है कि जब वो बंदा उसको उस एसेट को ऑन कर ले, कहता है कि इंक्लूड्स द टाइम वेयर एनी राइट इन द एसेट इज ग्रांटेड टू हिम, कभी उसको राइट दे दिया जाए तभी समझा जाएगा उस बंदे ने एसेट एक्वायर किया है। एप्लीकेशन ऑफ द पर्सनल एसेट, जो कि मैं अपने घर में इस्तेमाल कर रहा था, कोई पर्सनल एसेट टू द बिजनेस यूज इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एक्विजिशन। मतलब अगर कोई एसेट, मेरा कुछ सर एक लैपटॉप था वो मैं घर में इस्तेमाल किया करता था, बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया करता था, अब मैंने उसको उठा के जो है बिजनेस में डाल दिया, तो इसका मतलब अब वो मेरे लिए बिजनेस के सेंस में अगर मैं देखूं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो वो मैंने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। ठीक है जी। अच्छा सर ये सिंपल सी बात है एक्विजिशन के लिए। अब हम बात करते हैं डिस्पोजल की, कब कब समझा जाएगा कि हमने उस पर्टिकुलर एसेट को डिस्पोज कर दिया। कहता है कि डिस्पोजल अकर्स व्हेन पर्सन पार्ट्स विद द ओनरशिप ऑफ द एसेट, अपने आप को दूर कर ले, अलग कर ले अपने आप को ओनरशिप ऑफ द एसेट से, बाय सेल करके, एक्सचेंज करके, ट्रांसफर करके, डिस्ट्रीब्यूट करके। मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेल कर दी, एक्सचेंज कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्पोजल कहलाएगा। और डिस्पोजल कहलाएगा तो कौन सा सेक्शन आपके पास रेलेवेंट हो जाएगा, सेक्शन 37 कौन सा जी, आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो है, और 37A और 37 से ऑनवर्ड जो आपका कैपिटल गेन से रिलेटेड है वो आपके क्या हो जाएंगे जी, रेलेवेंट हो जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप डिस्पोजल अक्कर हो चुका है। डिस्पोजल अगर किसी कैपिटल एसेट का होगा तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन, उसके ऊपर आने वाला जो गेन है वो कैपिटल गेन, कोई लॉस होगा तो कैपिटल लॉस, दैट्स इट ना, ऐसे ही है ना, यही चीज डिस्कस कर रहे हैं हम अभी। चलिए जी आगे कहता है कि और व्हेन द एसेट इज कैंसल्ड, रिडीम्ड, रिलिंक्विश्ड, डिस्ट्रॉय हो जाए, लॉस्ट हो जाए, एक्सपायर हो जाए या सरेंडर हो जाए, ये सारी केसेस जो हैं ये सब के सब क्या हैं, डिस्पोजल में आते हैं। ट्रांसमिशन बाय सक्सेशन, ठीक है, ऑर्डर और विल इज ट्रीटेड एज अ डिस्पोजल बाय द डिसीज। मतलब एक बंदा है जो मर चुका है, अब उसके सक्सेशन में वो एसेट जो है ट्रांसफर हो रहा है कि उसके वारिस को, तो ये भी समझा जा रहा है कि ये क्या है, डिस्पोजल है। एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एसेट टू पर्सनल यूज, एक्विजिशन में देखिएगा, एक्विजिशन में क्या बता रहा था, एक्विजिशन में कहता है कि अगर तुम पर्सनल एसेट को बिजनेस में ले आओगे तो बिजनेस के लिए ये चीज क्या हो जाएगी, अक्वायर हो जाएगी। अब कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि बिजनेस का कोई फर्नीचर पड़ा हुआ था और मैंने वो उठा के जो है वो घर ले गया हूं मैं, तो इस केस में बिजनेस के लिए वो चीज क्या कंसिडर होगी, डिस्पोजल कंसिडर होगा। बात समझ आ रही है, सही ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एसेट टू द पर्सनल यूज इज ट्रीटेड एज डिस्पोजल। डन है, यहां तक सब साथ हो गए। कहते हैं कि वेयर द बिजनेस एसेट इज डिस्कार्डेड और सीज टू बी यूज्ड इन द बिजनेस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ डिस्पोजल। आप एक एसेट को बिजनेस में इस्तेमाल करते थे, अब आपने उसको सीज कर दिया, अब उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, इसका मतलब अब ये भी क्या हो गया, डिस्पोजल हो गया। कहते हैं कि डिस्पोजल इंक्लूड डिस्पोजल ऑफ एनी पार्ट ऑफ द एसेट। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी प्लांट एंड मशीनरी जो है एक साथ बेचेंगे तो वो डिस्पोजल कंसिडर होगा, नहीं, अगर आपने उसका कुछ पुर्जे निकाल के बेच दिए तो वो भी डिस्पोजल कंसिडर किया जाएगा। तो सर एक ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है किस चीज़ की, डिस्पोजल की। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कॉस्ट और फिर हम अल्टीमेटली डिस्कस करते हैं कंसिडरेशन। अच्छा जी, सबसे पहले सर कंसिडरेशन कर लें क्योंकि ये हमारे लिए एक आसान कंपोनेंट होगा कंसिडरेशन को डिस्कस करना। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यार व्हाट इज मेंट बाय कंसिडरेशन, तो आप लोगों को सर कंसिडरेशन वो जो हमें पैसा मिला करता है, जो पैसा आपको रिसीव हो गया वो कंसिडरेशन है। लेकिन कंसिडरेशन इतनी सिंपल नहीं है। वो क्यों सर, अब ये देखें डिफरेंट हो सकती है ना, कि आपके एसोसिएट्स के बिटवीन भी हो सकती है, आर्म लेंथ बेसिस पे कभी कभी ट्रांजैक्शन नहीं होती बिटवीन एसोसिएट, उस केस में आपने कंसिडरेशन क्या लेनी है, एक सवाल है ना ये। तो हमने क्या करना है, टैक्स वाले के बेनिफिट को हमने कंसिडर करना है। टैक्स वाला मीन हमारी रेलेवेंट अथॉरिटी, हमने उसको देखना है कि उसके हिसाब से जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन है वो क्या है। ऐसा भी तो है कि सर आपका एक एसेट है, मार्केट में उसकी वर्थ है 10 रुपए, आप उसको बेच रहे हो 8 रुपए का, तो कंसिडरेशन फॉर टैक्स पर्पस क्या है, ये देखें जितनी बातें हम पढ़ रहे हैं ये टैक्स पर्पस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर टैक्स पर्पस इन दैट केस, अगर आप उसको सस्ता करके बेच रहे हो जो कि बेचना नहीं चाहिए, तो सर इससे होगा क्या, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है डिपार्टमेंट का। तो कुछ इन सवालों को जहन में रखते हुए मेरी जरा बात को गौर से सुनिएगा। व्हाट इज मेंट बाय कंसिडरेशन, कहते हैं कि कंसिडरेशन क्या है, एग्रीगेट, मतलब जो भी एक पर्टिकुलर एसेट है ना सर, एक पर्टिकुलर एसेट है, इसके लिए जो भी मिला सबको पहले एग्रीगेट करो, वो क्या क्या हो सकता है।
एग्रीगेट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, बिल्कुल समझ आता है, हमारी कॉमन सेंस बिल्कुल से हमें एक्सेप्ट करती है ये बात। सर एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट रिसीव और द फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। सर क्लियर हो गया पॉइंट कि विच एवर इज हायर वाली बात वो कर रहा है यहाँ पे, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर हो गया। उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड इन काइंड एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। भाई आपने कोई चीज़ डिस्पोज की, आपने बोला यार ऐसे करो मुझसे मेरी ये वाली बाइक ले लो, लेकिन बाइक के बदले में ना तुम ऐसे करो मुझे गोल्ड दे दो, या मेरा गोल्ड ले लो या मुझे बाइक दे दो। इन काइंड मिल रही है, कैश नहीं मिल रहा। अगर तो कैश मिल रहा है, देखिए मैंने आपके सामने यहाँ डिस्कस कर दिया, अगर जो भी पैसा रिसीव हुआ या तो फिर वो होगा या फिर उस चीज़ की मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। फायदा किसका देखना है, गवर्नमेंट का फायदा देखना है। दूसरे सिनेरियो में देखें, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन, अगर आपने कोई चीज़ दी है और बदले में आपको इन काइंड कंसिडरेशन मिली, आपको भी कोई बदले में कोई चीज़ मिल गई, तो कंसिडरेशन आपके लिए क्या होगी, कंसिडरेशन आपके लिए वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी जो एसेट आपको मिला है। बिल्कुल लॉजिकल बात है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। कहते हैं कि अगर नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन हो, मतलब एक होता है आर्म लेंथ बेसिस पर ट्रांजैक्शन होना। आर्म लेंथ का मतलब ये है कि अगर मैं और आप, ठीक है सर, हम एसोसिएट नहीं है, मैं और आप ट्रांजैक्शन करें विदाउट एनी प्रिजुडाइज टू एनी, जो है ना, कोई हमारे ऊपर कोई दबाव हो या कोई ऐसी चीज़ हो, इन सारी बातों को दूर दराज करते हुए अगर हम इंडिपेंडेंट होकर कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम कहेंगे कि यार हमारी ये ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन कहता है कि इफ़ नॉन आर्म लेंथ बेसिस पे हो, उस केस में क्या होगा, कहता है कि फेयर मार्केट वैल्यू आपने कंसिडर करनी है, जो भी एसेट आपने बेचा फेयर मार्केट वैल्यू लेना। बात समझ आ रही है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कहता है कि इफ टू और मोर एसेट डिस्पोज ऑफ इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए मैं आपको टैक्स पढ़ाने बैठा हूँ ना, यकीन करें मेरा दिल करता है मैं आपसे जो कॉमन सेंस की बातें करूँ टैक्स हो जाएगा। मैं आपको एक बात करूँ, मैं बोलूँ यार ये मेरा कैलकुलेटर है और ये मेरा लैपटॉप भी पड़ा हुआ है इस तरफ। ये कैलकुलेटर और लैपटॉप आपने ना एक सिंगल ट्रांजैक्शन में बेच दिया 50,000 रुपये का, ठीक है, 50,000 रुपये का आपने एक सिंगल ट्रांजैक्शन में बेच दिया। अब ट्रांजैक्शन देखें, ये भी मैंने परचेज किया हुआ था किसी एक कॉस्ट के ऊपर, ये भी मैंने परचेज किया हुआ था किसी एक कॉस्ट के ऊपर किया हुआ है परचेज। ये मैंने परचेज किया था 3,000 रुपये का, ये मैंने परचेज किया था कसर कोई 37,000 रुपये का, 37,000 रुपीज़ का। टोटल मैंने 3,000 इसके लिए खर्च किया था, 37,000 इसके लिए खर्च किया था, टोटल मैंने 40,000 का खर्चा किया हुआ था। मैंने एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 50,000 के दोनों निकाल दिए। मेरा आप लोगों से सवाल कि कितनी कंसिडरेशन इससे पर्टेन करती है, कितनी कंसिडरेशन इससे पर्टेन करती है? क्या इसको निकालने का कोई वे आउट आप अपनी कॉमन सेंस से सोच सकते हैं? यार अगर मैं आप लोग की जगह हूँ और मैं सोचूं कॉमन सेंस से, तो मैं बोलूँगा अच्छा एक काम करते हैं, पता नहीं यार ये वाला जो कैलकुलेटर है ना मार्केट में अब शॉर्ट हो चुका है, इसकी तो प्राइस भी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो इसके पैसे ये जो 50,000 पूरा मिले ना, इसके अंदर इसके पैसे ज़्यादा मिले हैं, एक पॉसिबिलिटी है ना। तो हम एक काम करते हैं कि हम फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हैं दोनों की एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। फेयर मार्केट वैल्यू, हम फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हैं एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, और जो पैसा मिला है उसको इस फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जितना इसके लिए टूटेगा वो इसकी कंसिडरेशन, जितना इसके लिए टूटेगा वो इसकी कंसिडरेशन। लेकिन बेस किसको बनाएंगे, बेस वो बनाएंगे फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। सर वो यही बात करने जा रहे हैं। कहते हैं कि अगर आपने 2 और मोर एसेट अगर आपने डिस्पोज किए इन वन ट्रांजैक्शन, अगर आपने ये हरकत की है, कहते हैं कि इस केस में आपने अपोर्शनमेंट करनी है, ठीक है, अपोर्शनमेंट करनी है फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर। और सर पास्ट पेपर में इस तरह का एक सवाल भी आया हुआ है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं बात करूं कि सर हमारी प्रैक्टिस किस तरह से चलेगी इनकम टैक्स के अंदर, तो जैसे मैं सेल्स टैक्स के अंदर कोई एडजस्टमेंट कराता था, फिर उसका पास्ट पेपर कराता था, बिल्कुल इसी पैटर्न पर चलूंगा। लेकिन क्योंकि सर ये पहला लेक्चर है, तो इस पहले लेक्चर में कोई आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसा नजर नहीं आएगा। उसकी वजह है कि मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, कोई प्रैक्टिस वाली चीज़ है नहीं। लेकिन जैसे ही हम सर लेक्चर नंबर 2 से ऑनवर्ड्स हम बढ़ेंगे आगे, तो इंशाल्लाह हर एक कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास पेपर की जो रेलेवेंट प्रैक्टिस है, जो रेलेवेंट एडजस्टमेंट है, वो मैं आप लोगों को करवाता रहूँगा। और जैसे कि आप लोगों ने सेल टैक्स में देखा, एफईडी में देखा, प्रोविंशियल में देखा, मैं आपको एडजस्टमेंट करवाता आया था, इसी तरह यहाँ पे भी करवाता जाऊँगा। और अल्टीमेटली हम इन सबको कम्युलेट करते 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 इतना कुछ पढ़ लेंगे कि हम वो जो हमारे पास केस स्टडी आ रही है, डिस्कशन का सवाल आ रहा है, हमारे पास जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि अगर मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास एक बड़ा सवाल आएगा बिजनेस से, ऑब्वियसली आएगा। फिर हमारे पास एक बिजनेस से रिलेटेड ही हमारे पास डिस्कशन का क्वेश्चन भी आएगा कि मतलब उसने ऑलरेडी कंप्यूटेशन करके दी होगी, आपसे वो डिस्कस करवाएगा। चलो भाई इसको भी डिस्कस करो, चलो भाई इसको भी डिस्कस करो, अच्छा मैंने ये ट्रीटमेंट कर दिया है, बताओ ये सही किया या गलत किया। तो आपसे इस तरह का डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम एक एक करते हुए चीज़ों को कंसिडर करते रहेंगे, गैदर करते रहेंगे, नॉलेज को भी और प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, तो परेशान आपने नहीं होना।
अच्छा आगे बढ़ते हैं सर कंसिडरेशन की डेफिनेशन में। कहते हैं कि अगर कोई एसेट मेरा लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, आप लोग कॉमन सेंस से बताएं, मैंने अगर उसकी इंश्योरेंस कराई हुई है और इंश्योरेंस वाले ने मुझे लाके उसका पैसा दिया है, तो ये मेरे लिए कंसिडरेशन क्या होगी? वो जो इंश्योरेंस का पैसा मिला है वही मेरे लिए क्या है सर? मेरी कंसिडरेशन है। कहता है कि अगर आपका एसेट कोई लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गए, और इंक्लूड एनी कंपनसेशन, इंडेमनिटी और डैमेजेस, आपको कोई इंडेमनिटी वगैरह या कोई डैमेजेस वगैरह अगर आपको उसके रिसीव हुए हैं बाद में, कहता है कि जो भी आपका इंश्योरेंस का क्लेम है, जो भी आपकी सेटलमेंट हुई है, या जो भी जुडिशियल डिसीजन हुआ आपके एसेट से रिलेटेड, मतलब लेट सपोज आपका एक एसेट था सर, आपका एसेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, अब दोनों के माबैन फैसला जो है वो कोर्ट में चला गया, डिस्ट्रॉय होने की वजह से, जिसने तोड़ा जिसने नहीं किया, जो भी अल्टीमेटली फैसला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया, जुडिशियल डिसीजन ये आया कि आपके जो रेलेवेंट एसेट है जो आपने डिस्ट्रॉय किया है किसी दूसरे बंदे का, ये है जी 10 लाख रुपए का, चलो भैया आप 10 लाख रुपए उसको दे दो। अब जब जुडिशियल डिसीजन आ गया तो इसका मतलब जो कंसिडरेशन है अगले बंदे के लिए वो क्या होगी? अब 10 लाख रुपए होगी। जिस बंदे ने उसकी गाड़ी ठोकी होगी वो उसको 10 लाख रुपए दे देगा। तो ऐसा ही है ना सर। तो अब जुडिशियल डिसीजन अगर आ गया इस केस में, तो जो जुडिशियल डिसीजन है वो, अगर मेरा एसेट वैसे डिस्ट्रॉय हो गया तो जो मेरी इंश्योरेंस का क्लेम है वो मेरी कंसिडरेशन कंसिडर होगी। सर बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर रहा हूं, कोई टेक्निकल बात नहीं है इसके अंदर। कहता है कि अगर आपने एसेट को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया या डिस्कार्ड कर दिया और सीजेस टू बी यूज्ड, अगर आपने उसको इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया, मतलब नकारा एसेट हो गया अब आपका, अब जब एसेट सीज टू बी यूज हो जाए तो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये देखें, जब हम एसेट को सीज टू बी यूज कर दें सर, ये देखें वेयर बिजनेस एसेट इज डिस्कार्डेड और सीजेस टू बी यूज्ड, तो क्या वो चीज़ डिस्पोजल होती है? क्या वो चीज़ डिस्पोजल होती है? हाँ वो बिल्कुल डिस्पोजल होती है। अच्छा जब डिस्पोजल होती है तो बताओ उसकी कंसिडरेशन क्या होती है? कहता है कि अगर आपका एसेट जो है जिसको आपने डिस्कार्ड कर दिया था, सीज कर दिया था, इस केस में फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ सच एप्लीकेशन, या जिस टाइम में आपने वो डिस्कार्ड किया वो उस टाइम की जो फेयर मार्केट वैल्यू है। तो सर रूल बहुत सिंपल है, रूल बहुत 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 सिंपल है। अगर आपने इन बिटवीन एसोसिएट्स ट्रांजैक्शन की और आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं थी तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। अगर आपने एक सिंगल ट्रांजैक्शन में दो एसेट्स निकाल दिए तो वो जो सिंगल ट्रांजैक्शन प्राइस आपको रिसीव हुई है, जिस तरह आप IFRS 15 के अंदर एलोकेशन करते हो ट्रांजैक्शन प्राइस की, ठीक है, स्टैंड अलोन प्राइस के ऊपर, तो इसी तरह यहाँ पे भी कर देना वो एलोकेशन। लेकिन यहाँ पे स्टैंड अलोन प्राइस का मतलब फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। बात समझ आ रही है? ओके। डिस्कार्ड कर दिया एसेट, तो जब डिस्कार्ड किया उसकी तब की फेयर मार्केट वैल्यू उठा लो। इसका मतलब उसी फेयर मार्केट वैल्यू पे आपने उसको डिस्पोज किया ना, उतना ही पैसा आपको उसका बेनिफिट हुआ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर आपका एसेट डिस्ट्रॉय हो गया तो जो इंश्योरेंस का क्लेम आया, अगर कोई जुडिशियल डिसीजन आ गया था, जो भी डिसीजन आया उसके अकॉर्डिंग आपकी वो क्या बन गई सर? कंसिडरेशन बन गई। ओके सर, हमने तीन चीज़ें डिस्कस की हैं। हमने कहा कि एसेट एक्वायर कब होता है, डिस्कस कर लिया। डिस्पोज कब होता है, डिस्कस कर लिया। एसेट की अगर आप एक्विजिशन करें तो आप, सॉरी, अगर आप एसेट की क्या करें सर, अगर आप एसेट को डिस्पोज करें तो आपकी कंसिडरेशन क्या हुआ करेगी, ठीक है। डिस्पोजल से लिंक थी कंसिडरेशन, वो मैंने आपको लिंक करवा दी दोनों तरफ। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कॉस्ट की। भाई कॉस्ट किस चीज से लिंक है? कॉस्ट जब आप कोई चीज परचेज करोगे उस चीज से लिंक है ना। तो आ रहे हो सर जरा, अब हम बात करते हैं सर कॉस्ट की। ऐसा ही है सर, कॉस्ट वाला जो एलिमेंट है ना, ये थोड़ा आपने ज़रा गौर से समझना है, अच्छे से समझना है आसान। इसके अंदर एक चेंज भी आया है इस पर्टिकुलर फाइनेंस सेट के अंदर, तो वो भी मैं आप लोगों को हाईलाइट करवा देता हूँ। और वो चेंज वो आया है तो उसकी रीज़न भी आपको साथ में, ऑब्वियसली आपको पता है बिना रीज़न के तो यहाँ पे हिसाब किताब बनता ही नहीं है, तो रीज़न भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपने थोड़ा समझना है चीज़ को। कॉस्ट का जो मामला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट अगर आप सही कंप्यूट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जो कैपिटल गेन आप कंप्यूट करने जा रहे हैं वो आपका कैपिटल गेन भी सही कंप्यूट नहीं होगा। ऐसा है जी। अच्छा जी, चलें जी। कहते हैं कि कॉस्ट क्या है। एक तो आप लोगों से मैं पूछ लूँ सर, बता दीजिए कॉस्ट क्या है। मैं बोलूँ आपने एक एसेट खरीदा, बताओ इसकी कॉस्ट क्या? आप बोलोगे यार ये लो इनवॉइस ले लो, इतने पैसे दे के आया हूँ, ये लो ये मेरी कॉस्ट है। कहता है कि ये देखो कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज क्या होती है? जितनी भी कंसिडरेशन आपने दी हो गिवन। अच्छा वो आप बोलो यार ये जो पैसे हैं ना, ये जो मैंने ये पैसे भी दिए हैं और साथ में मैंने अपनी बाइक भी दी है इसको। इसका मतलब अगर आपने इन काइंड भी कोई चीज़ दी है तो जो चीज़ इन काइंड दी है उसकी क्या ले लो? फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। ये देखो कहता है कि इंक्लूडिंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन काइंड प्लस कैश इक्विवेलेंट पेड। आपने सर एक चीज़ खरीदी, आपने उसके लिए पैसे भी दिए, आपने लेट्स वो गाड़ी भी दे दी, अपनी बाइक भी दे दी उसके लिए, तो जो भी चीज़ इन काइंड दी है उसके क्या ले लोगे? फेयर मार्केट वैल्यू। और जो भी आपने कैश दिया है इसको ऐड कर लो, ये आपकी कॉस्ट है। और यार लॉजिकल बात कर रहा हूँ, कोई मैं फजूल बात तो नहीं कर रहा आप लोगों से, ये तो है सर बिल्कुल आम सी बात। अच्छा अब अगर मैं बात करूँ बिजनेस के लिए, ज़रा सोचिएगा प्लीज़, बिजनेस के लिए सोचिएगा।
बिजनेस में अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, या प्लांट एंड मशीनरी की अगर हम मिसाल ना भी ले चलें, वो क्योंकि डेप्रिसिएशन की तरफ निकल जाएगा तो आप लोग आगे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन आएगी तो आप लोग कंफ्यूज ना कर दें। आसान मिसाल लेते हैं, हम किसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यार प्रॉपर्टी सिर्फ प्रॉपर्टी की प्राइस होती है या बाद में उसके साथ मजीद खर्चे भी ऐड होते हैं? ज़रा सोच के बताइएगा मुझे। ज़रा आपने जाना है रेलिवेंट पटवार खाने में जाना है, या आपने जो है ना वो रेलिवेंट अपनी अथॉरिटी के पास जाना है, एलडीए के पास जाना है, आपने उसको जाकर रजिस्टर करवाना है, इसके भी तो खर्चे हैं। जो आपने रजिस्ट्री करवानी होती है इसका भी तो खर्चा होता है बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ये सारे खर्चे हैं ना। तो कहते हैं कि कोई भी इंसिडेंटल चार्जेस अगर आपने या कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस अगर आपने किया है फॉर अक्वायरिंग दिस एसेट, वो भी आपके कॉस्ट का ही पार्ट है। ये बात भी समझ आ गई। प्लस एक्सपेंडिचर इनकर्ड लेटर और इम्प्रूव दी एसेट। मुझे बात बताएं, कल को आपने जो है ना वो प्रॉपर्टी सही करने के लिए आपने उसकी वो छत वत गिर गई थी, आपने दोबारा उसके ऊपर जो है ना रिपेयर मेंटेनेंस कराई और सारा उसका हुलिया सही किया, तो अब जो आपने इम्प्रूव करने के लिए या उसकी कंडीशन को ऑल्टर करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया वो भी तो आपकी कॉस्ट का पार्ट है ना। कॉस्ट का पार्ट होने से अल्टीमेटली होगा क्या कि आपको कल को बेनिफिट होगा जब आप इसकी कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन नहीं करनी तो फिर लेट सपोज मैं दो मिसालें लेके चलता हूँ, एक लेके चलता हूँ प्रॉपर्टी की, एक लेके चलता हूँ प्लांट एंड मशीनरी की। भाई प्रॉपर्टी आपने परचेज की, इंसिडेंटल चार्जेस आपके रजिस्ट्री वगैरह के चार्जेस आपने ऐड ऑन कर दिए। अच्छा, वो जो प्रॉपर्टी थी कल वो ख़राब भी होती है, आपने उसका कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर किया उसको इंप्रूव करने के लिए, वो भी आपने उसका खर्चा बना दिया। ये जो आप प्रॉपर्टी में खर्चे वर्चे ऐड करते जा रहे हैं, इससे फ़ायदा आपको हो रहा है ना। क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। कल को जब आप इसको बेचोगे तो आपको जो कंसिडरेशन मिलेगी, जो आपको पैसा मिलेगा, वो जब आप कंपेरिजन करोगे इस कॉस्ट से तो आपका गेन फिर कम बनेगा। अच्छा चलो, ये तो बात समझ आ गई। बिजनेस के लिए बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। वो भाई प्लांट एंड मशीनरी में भी क्या रिपेयर आ जाती होती है? हाँ आ जाती है। तो क्या कंपनीज करती हैं नॉर्मली, कंपनी उसको एज पर IS 16 उसका पार्ट बना देती हैं, ठीक है। मतलब उस जो अगर कोई मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस रूटीन नेचर की नहीं, अगर कोई मेजर कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है, हमारे पास जो है जी हमने हमारा प्लांट जो है वो प्रोडक्शन करता था एक रेलिवेंट क्वांटिटी के ऊपर, या वो मैक्सिमम प्रोडक्शन एक मैक्सिमम यूनिट्स तक कर सकता था, हमने उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। तो अब इसके लिए ज़ाहिर है ओवरहॉलिंग वाला का हिसाब किताब होगा। अब ये जो आपने खर्चा किया है, क्या इसको ऐड ऑन नहीं कर दोगे? चलो ठीक है, आपने ऐड ऑन कर दिया। बिजनेस में भी कोई फायदा होगा इसका? ये नहीं होगा। होगा ना भाई इसका फायदा कि कॉस्ट में ऐड करने से आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो बढ़ जाएगी। तो डेप्रिसिएशन का तो सर एक्सपेंस होता है, वो फायदा कैसे हो गया? डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस होता है, वो फायदा कैसे हो गया? सर पिछले लेक्चर में आप बता के आए हैं कि यहां पे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल हैं और इनकम्स टैक्स पेयर के लिए नुकसानदेह हैं। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्वियसली टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पे जब मेरे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो मैं खुश होता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मेरे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो मेरी टैक्सेबल इनकम कम होगी, टैक्सेबल इनकम कम होगी तो मैं टैक्स भी अल्टीमेटली कम दूंगा। बात समझ आ रही है? तो बिजनेस में भी आपको इसका फायदा हो गया। अच्छा, कह रहा है कि अगर आपने कोई सेल्फ प्रोड्यूस किया है कोई एसेट या कोई कंस्ट्रक्ट किया है कोई एसेट, तो जितना भी पैसा आपने उसकी प्रोडक्शन के ऊपर लगा दिया है, ये जितने भी आपके ये 2 और 3 में जितने भी आपके खर्चे हुए हैं, ये सारे मिला जुला के हिला के आपके सारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। अब ये तो सर बड़ी आसान आसान बातें लग रही हैं, आप पता नहीं क्यों हमें डरा रहे थे कि कॉस्ट जो है वो इतना मुश्किल है उसको समझना है। अच्छा आगे भी पढ़ें। कहते हैं कि पर्सनल एसेट अगर आप बिजनेस में अप्लाई कर देते हो, अगर आपका एक पर्सनल एसेट था वो आपने बिजनेस में अप्लाई कर दिया, अब बिजनेस के लिए ये देखो एक्विजिशन होगी। क्या वो बिजनेस के लिए एक्विजिशन होगी? ये देखें, एक्विजिशन की मैं बात कर रहा था ना, मैंने जिस तरह से आपको डिस्पोजल लिंक करवाया था किस चीज़ से, इधर कंसिडरेशन से, क्या इसी तरह मैं एक्विजिशन से लिंक करवाऊंगा आपको कॉस्ट को? बिल्कुल करवाऊंगा सर। ये है जी पूरी स्लाइड, ये पूरी स्लाइड है। थोड़ा सा इस तरह से हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे रिलेशन बन रहा है। ये देखिएगा, एक्विजिशन या एप्लीकेशन ऑफ अ पर्सनल एसेट इनटू द बिजनेस। अब बिजनेस ने वो चीज अक्वायर कर ली है, अक्वायर तो कर ली है बिजनेस ने वो चीज, लेकिन अब बिजनेस के लिए उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये भी तो एक सवाल है, ये भी तो एक सवाल है। तो सर उसका जवाब यहाँ पे आपको कॉस्ट में दे दिया कि यार अगर कोई चीज़ आपने इस तरह की तो फेयर मार्केट वैल्यू उसकी आप ले लेना एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन कौन सा? ये वो टाइम है जब आपने अपना पर्सनल एसेट निकाल के बिजनेस में झोंक दिया, ये वो वाला टाइम है। उस टाइम की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है वो बिजनेस के लिए अब क्या बन गई है? कॉस्ट बन गई है। कल को आप बिजनेस ने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो इसी कॉस्ट के ऊपर वो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेगा। बात समझाइए जी। ओके, अब सर ये है सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो पेपर में टेस्ट होना है वो भी यही है।
जो पेपर में टेस्ट होना है सर वो यही पॉइंट है, बाकी सारे पॉइंट्स ऐसे ही मतलब आपको रीडिंग कराने की हद तक तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो टेस्ट होना है वो आपके सामने है। वो क्या कहते हैं कि फॉर एसेट्स अक्वायर्ड बाय द गिफ्ट, बेक्वेस्ट, सक्सेशन, डिवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको एक एसेट आप एक्वायर करें, एक्वायर आपने कैसे किया, आपको आपके वाले साहब ने गिफ्ट कर दिया, आपको सक्सेशन के तौर पे मिल गया, इनहेरिटेंस पे मिल गया, डिवोल्यूशन होगी एक ही बात है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दी सर कंपनी ने, डिसोल्यूशन होगी किसी एओपी की, बाद में बिजनेस वाइंड अप होते हुए अब जो है बिजनेस वाइंड अप होते हुए अब जो है वो एसेट क्या है वो जा रहा है अगले के पास, यहाँ गिफ्ट के तौर पे अगर आपको एसेट मिला है। कहते हैं कि इस केस में अब ये एसेट एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ तो जा रहा है, लेकिन इस केस में कॉस्ट क्या होगी मुझे एक बात बताएं। मैं सिर्फ एक मिसाल, इनमें से मैं ना सिर्फ एक मिसाल पकड़ता हूं और एक मिसाल को लेकर चलता हूं प्लीज। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर आपको कोई एसेट मिलता है बाय वे ऑफ गिफ्ट, आपके वालिद साहब ने आपको गिफ्ट किया एक एसेट, क्या आप अपने वालिद साहब को कोई पैसे पे करेंगे? द आंसर इज नो, कोई कंसिडरेशन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है आपको, क्योंकि ये मिला, गिफ्ट मिला। ओके ठीक है, अब आपको ये गिफ्ट मिला है, मैं किसी इनहेरिटेड की बात नहीं कर रहा, अभी मैं किसी इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आपको आपके वाले साहब ने गिफ्ट दे दिया। तो इस तरह के गिफ्ट में मुझे बताएं आपके लिए कॉस्ट क्या है? आपने तो एक ठेला नहीं दिया अपनी जेब से, आपके लिए तो सर 1 रुपया आपकी जेब से नहीं निकला ना, तो आपके लिए कॉस्ट क्या है? क्या कॉस्ट जीरो है? द आंसर इज नो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कहता है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में टैक्स बेस क्या होगी इन दी हैंड ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफरर। ये देखो जरा गौर से, कॉस्ट क्या है जी? कॉस्ट आपकी होगी जो भी टैक्स बेस है उस वक्त ओरिजिनल ट्रांसफरर के हाथ में। इसका मतलब कि जो ओरिजिनल ट्रांसफरर की कॉस्ट है वही आपकी कॉस्ट होगी। सर मेरे वाले साहब ने जो है ना मुझे एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 10 मिलियन रुपीस। अब ये 10 मिलियन रुपीस जब ये मेरे पास आ गए हैं सर, जब ये मेरे पास आ गए तो मेरे लिए भी इसकी वैल्यू कितनी है? 10 मिलियन रुपीस। कल को जब मैं इसको बेचता हूँ 20 का, तो अल्टीमेटली मेरे लिए सर गेन कितना है? सर मेरे लिए 10 का क्या है, इसके ऊपर गेन है। ऐसा ही है जी, मेरे पास 10 का गेन आएगा। वो कैसे आएगा कि ये जो, अच्छा ये आप लोग 10 से कन्फ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ जी, इसको मैं कर देता हूँ 22 कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम कर देते हैं 22 और हम इसको कर देते हैं 2, ठीक है जी। ये देखें, तो सर मेरे वाले साहब ने 10 रुपये की प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी थी, उन्होंने खरीद के अब अल्टीमेटली उन्होंने मुझे दे दी है, मुझसे तो उन्होंने पैसे वैसे नहीं लिए। तो कहता है कि जो भी कॉस्ट आपके वालिद साहब के हाथों में थी, ठीक है, जो जब आपको कोई चीज़ गिफ्ट मिली, मतलब आपसे आपके रिलेटिव से आपको कोई चीज़ गिफ्ट मिली, तो जो कॉस्ट उनके हाथ में है, ये देखें, टैक्स बेस इन दी हैंड्स ऑफ द ओरिजिनल ट्रांसफरर, ये है यहाँ पे पॉइंट। तो वही कॉस्ट आपके लिए कंसिडर की जाएगी। इसका मतलब अब कल को जब आप एसेट बेचोगे, आपने बेचा एसेट 22 रुपए का, तो आपके लिए भी कॉस्ट कितनी है? आपके लिए भी कॉस्ट कितनी है? 10 रुपए की कॉस्ट है, और आपके पास गेन कितना आ गया? 12 रुपए का गेन आ गया। लेकिन सर एक बात बताएं, आपने ये मिसाल दी, बड़ा अच्छा लगा हमें। सवाल हमारे जहन में ये आया कि जब वालिद ने ट्रांसफ़र किया, सर बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं जो बात करने जा रहा हूँ प्लीज़ आप लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा अभी, कि जब वालिद ने ट्रांसफ़र किया तो आपने सर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, आपने बात से मुकरना नहीं है। ये देखें, डिस्पोजल में आपने कहा कि अगर आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र भी कर देते हो, ठीक है, या वो आपकी क्या हो जाए, यहाँ पे आ जाते हैं, उसके अंदर भी आता है, क्या नाम है अपना, सक्सेशन में। ये देखें, सक्सेशन वाली बात भी आ गई। यहाँ अगर आपने कोई गिफ्ट किया तो वो ट्रांसफ़र में आ गया। आपने कहा कि सर जब ऊपर आप पढ़ा के आए हो कि जब ट्रांसफ़र हो जाए तो डिस्पोजल हो जाता है, तो अब नीचे अगर आप आके कह रहे हैं कि अगर एक फादर ने अपने बच्चे को गिफ्ट किया, ट्रांसफ़र कर दी प्रॉपर्टी अपने पास से उसको, तो सर ये तो हो गया डिस्पोजल। बाय डेफिनेशन ये क्या हो गया? डिस्पोजल हो गया। मैं भी आप लोगों से एग्री करता हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल सही डेफिनेशन को समझा डिस्पोजल की, बिल्कुल ऐसे समझना चाहिए। लेकिन मैं कोई एक्सेप्शन नहीं ला रहा यहाँ पे, ये डिस्पोजल ही हुआ है, लेकिन ये एक नो गेन नो लॉस वाली सिचुएशन हुई है। वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग हुई है सर? वो हुई है आपके पास सेक्शन नंबर 79 के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। सेक्शन 79 क्या कहता है कि नो गेन और लॉस विल अराइज ऑन दीज सिचुएशंस। वो कौन कौन सी सिचुएशन है? उसके अंदर एक सिचुएशन ये भी है कि अगर आपको किसी रिलेटिव से गिफ्ट मिले,
किसी रिलेटिव से गिफ्ट मिले ना, मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया, अब मेरे फादर की तरफ से ट्रांसफर हो जाना मेरे फादर के लिए डिस्पोजल था। तो डिस्पोजल, सर बाबा आपने बोला डिस्पोजल, तो डिस्पोजल के केस में तो जब कोई चीज़ ट्रांसफर होती है तो फिर अगर कोई पैसे नहीं लिए तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं। आपने क्यों नहीं किया यहाँ पे कंपैरिजन? आप तो अपने ही रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नहीं, अपने रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब सेक्शन नंबर 79 हम पढ़ेंगे आगे जाके, जिसका नाम क्या है जी, नो गेन एंड नो लॉस, किस लेक्चर में पढ़ना है मैं भी दिखा भी देता हूं। सर हम इधर आ जाए अपने प्लानर में, नॉन रिकॉग्निशन रूल, ये रहे जी नॉन रिकॉग्निशन रूल, ठीक है, इसका ये नाम है इसका, नॉन रिकॉग्निशन रूल। ये है जी नो गेन और नो लॉस। वो कहते हैं कि इन सर्टेन सिचुएशंस के अंदर क्या होगा, नो गेन और नो लॉस। ये इस लेक्चर के अंदर सबने पढ़ना है जाके आगे। वो ये कहता है कि अगर ये वाला सिनेरियो होगा तो आपका गेन अराइज नहीं होगा। गेन अराइज फिर किस तरह से नहीं होगा कि आप इस चीज को एक टैक्स फ्री इवेंट कंसिडर करोगे। आप कहोगे कि अच्छा जो कॉस्ट फादर के हाथ में वही कॉस्ट बेटे के हाथ में। अब जब कल को बेटा आगे बेचेगा ना तो फिर हम उसका गेन कंप्यूट करेंगे, और ये देखो फिर हमने सर वो गेन भी कंप्यूट यहाँ पे कर दिया। बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा जी, तो इन दी हैंड्स ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफरर। अब ये तो मैंने बात की थी अदर देन व्हाट, अदर देन इनहेरिटेंस, कि अभी वालिद साहब मरे नहीं है किसी के, ठीक है, अभी जो वालिद साहब है ना वो हयात है, उन्होंने क्या किया था, गिफ्ट किया था। तो ये वाला सिचुएशन मैंने आपको ये सारी सिचुएशन आपको मैंने बता दी है, नो गेन नो लॉस। इसकी और भी मल्टीपल सिनेरियोज हैं, 3-4 और भी सिनेरियोज हैं नो गेन नो लॉस के। अगर मैं आपको, चले अभी छोड़े, इंशाल्लाह उस लेक्चर में जाकर डिस्कस करेंगे। वैसे ऑल्दो मेरे पास वो पढ़ा हुआ है, प्रिपेयर्ड है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो उस लेक्चर में जाकर डिस्कस करें। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि सर गिफ्ट के केस में, गिफ्ट फ्रॉम द रिलेटिव के केस में, रिलेटिव में मैं वर्ड बड़ा यूज कर रहा हूं, आप लोगों ने जरा जहन में रखना है प्लीज, मेरी बातें आगे से लिंक होती हैं। ये जो रिलेटिव के केस में गिफ्ट आपको मिलता है, इस केस में नो गेन और नो लॉस सिचुएशन आपने सर समझा दी, हमें समझ भी आ गई कि कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल ट्रांसफरर वही आपकी कॉस्ट। अब जब आप कल को बेचोगे गेन आ जाएगा, वो गेन उसके ऊपर टैक्स दे देना। लेकिन अगर किसी नॉन रिलेटिव से मिला, नॉन रिलेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इस सेक्शन में कवर्ड नहीं है, वो इस सेक्शन के अंदर कवर्ड नहीं है। जब वो इस सेक्शन में कवर नहीं है, इसका मतलब फिर ये देखो, क्या आपके किसी नॉन रिलेटिव ने भी आपको गिफ्ट दिया हो सकता है? हाँ दिया हो सकता है। मान लो आपके किसी नॉन रिलेटिव ने वो ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी आपके नाम पे, तो क्या ट्रांसफर करना डिस्पोजल में आ जाता है? द आंसर इज यस। सर ट्रांसफर करना तो डिस्पोजल में आ जाता होता है। तो जब डिस्पोजल में आ जाता होता है तो फिर आप क्या करते हो? फिर आप एक कंसिडरेशन लेते हो। कंसिडरेशन क्या लेते हो? सर ये लो कंसिडरेशन आप देखते हो फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो चलो सर, भले आपने गिफ्ट रिसीव किया, अगले ने आपको गिफ्ट दिया है, अगले ने आपसे पैसे नहीं लिए, तो कंसिडरेशन नहीं ली तो ना लो, लेकिन क्या फेयर मार्केट वैल्यू और विच एवर इज हायर की वजह से एक वैल्यू जनरेट हो गई? ये मैं किसकी बात कर रहा हूं प्लीज यार, मैं किसी नॉन रिलेटिव की बात कर रहा हूं, मैं रिलेटिव की बात नहीं कर रहा। रिलेटिव कहां पे कवर हो रहा है? वो नो गेन और नो लॉस वाली सिचुएशन में यहां पे कवर हो रहा है। वो मैंने आपको बता दिया, इंशाल्लाह हम 2 लेक्चर्स के बाद वो चीज हम डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन किसी नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिलना वो इसमें नहीं आता, वो इसमें नहीं आता। ऐसा ही है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और ये जितने भी केसेस हैं यहाँ पे गिफ्ट और सक्सेशन वाला, ये सारे विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव मेंशन किए हुए हैं। ओके, अब जरा यहाँ पे इस पर्टिकुलर फाइनेंस एक्ट में जो आपको बता रहा था चेंज आया है, वो चेंज क्या है जी? बस ये आखिरी कोई बात है, इसके बाद हम अपनी जो है क्लास को एंड करते हैं। पहला लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करेंगे, फिर इंशाल्लाह बाकी बातें सेकंड लेक्चर में कर रहे होंगे। तो सर वो क्या कह रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर्ड थ्रू इनहेरिटेंस बाय इंडिविजुअल। अगर विरसे में कोई चीज़ आई है, इनहेरिटेंस के तौर पे आपको कोई चीज़ आई है, मतलब अगर एक इंडिविजुअल जो कि ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी कौन होता है? जिसको जो ट्रांसफर करता है या जिसको किया जाता है? सर जो ट्रांसफर करता है वो होता है ट्रांसफरर जो करता है, और जिसको किया जाता है वो होता है ट्रांसफरी। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर किसी बंदे ने थ्रू इनहेरिटेंस कोई चीज अक्वायर की, वो क्या थी? वो थी प्रॉपर्टी। पहले यहां पे भी सर रूल यही हुआ करता था। ये जो ऊपर आपको मैं रूल पढ़ा गया है ना, ये वाला रूल यहां पे भी था। ये रूल यहां पे होने की वजह से क्या होता था, ये रूल यहां पे अगर देखें, अगर मैं सेम रूल, 1 मिनट के लिए आप रुक जाएं जरा, 1 मिनट के लिए आप इस बात को भूल जाएं। क्या अगर आप सेम रूल ऊपर वाला फॉलो करें, इसका मतलब लेट्स सपोज ये मिस्टर ए हैं जी, मिस्टर ए ट्रांसफरी हैं, जिसको ट्रांसफर किया गया। अगर ऊपर वाला मैं रूल लगाऊं ना
और इनहेरिटेंस के तौर पे कब मिलती है यार, जब ज़ाहिरा कोई उसका वालिद जो है वो डेथ हो गई होगी तो उसको मिस्टर ए को जो है वो चीज़ मिल गई होगी इनहेरिटेंस के तौर पे। अब मिस्टर ए के लिए भी अगर इनहेरिटेंस में आप ऊपर वाला रूल लगाते तो आप कॉस्ट कंसिडर करते कितनी, आप कॉस्ट कंसिडर करते 10, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू उस टाइम पे चल रही थी इज इक्वल टू 14 चल रही थी, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 14 चल रही थी। आप अगर ऊपर वाला रूल लगाते तो आप 10 रुपए की कॉस्ट कंसिडर करते, और कल को जब ये मिस्टर ए इसको सेल आउट करता, इसको अगर सोल्ड करता तो सर वो इसको बेचता कितने की, वो इसको बेचता 18 रुपए की बेचता। तो इसको सर यहाँ पे ऊपर वाले रूल के मुताबिक, ये देखें, ये जो ऊपर वाला रूल मैंने डिस्कस किया कि जो ओरिजिनल ट्रांसफरर के हाथ में कॉस्ट है वही इसके लिए कॉस्ट, अगर तो मैं यही वाला रूल यहां पे डिस्कस करता, किस केस में, ट्रांसफर इनहेरिटेंस के केस में। परेशान नहीं होना, ये जो ऊपर वाली बातें हो रही हैं ये सारी इसका मतलब किसके लिए हो रही हैं, ये अदर देन इनहेरिटेंस के लिए हो रही हैं, क्योंकि नीचे एक्सेप्शन डिस्कस कर रहा हूं ना। तो अब जरा देखिएगा, अगर ऊपर वाला मैं रूल लगाता जो कि पिछले फाइनेंस एक्ट तक था, तो मेरा यहाँ पे सर गेन कितना आता, मेरा सर यहाँ पे गेन आता 8 का। अब 8 का गेन आने का मतलब ये है कि एक तो उसका वालिद साहब जो है उसकी भी डेथ हो गई है, तो उसको जो है ना इनहेरिटेंस के तौर पे जो भी उसको इंडिविजुअल को रेलेवेंट प्रॉपर्टी वगैरह मिली है उसके ऊपर वो गेन, ज़्यादा गेन के ऊपर जो है वो टैक्स दे रहा है 8 रुपये के ऊपर। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया सर, चेंज किया इस पर्टिकुलर फाइनेंस एक्ट में, और क्या बोला उन्होंने, बोला कि इस तरह का सिनेरियो नहीं है, बल्कि अगर सिनेरियो ये होगा, कौन सा वाला सिनेरियो होगा, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और अगर आपको वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगी बाय इनहेरिटेंस या थ्रू इनहेरिटेंस, अगर आपको वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है तो फिर होगा क्या, कहते हैं कि जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना ऑन दी ट्रांसफर टू दी बेनिफिशियरी, वो कंसिडर की जाएगी। वो कंसिडर किए जाने का मतलब क्या है, ये देखें, वो कंसिडर किए जाने का मतलब क्या है, ये देखें, 18 की सेल प्रोसीड्स माइनस ये उस दिन की वैल्यू है, ये 14 उस दिन की वैल्यू है जिस दिन मेरे नाम पे ट्रांसफर की गई थी प्रॉपर्टी, माइनस किया 14 इज इक्वल टू 4 का एक्चुअल गेन आया। मतलब ये हुआ कि ये जो इंडिविजुअल है, ये जो ट्रांसफरी है, इसके हाथ में जो अब प्रॉपर्टी आई है ये एक तरह से क्या हो के आई है सर, टैक्स न्यूट्रल ट्रांसमिशन हो के आई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया कि टैक्स न्यूट्रल ट्रांसमिशन के तौर पे इसको कंसिडर किया गया। डन है, यहाँ तक सर हम रखते हैं अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर को, और बाकी बातें सर इंशाल्लाह हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर 1 में मेरा कोशिश थी कि मैं कैपिटल एसेट जो है वो डिस्कस करूं, लेकिन उसकी जो बेसिक डेफिनेशंस वाली चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। इंशाल्लाह सर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हमें रिजीम्स का आइडिया हो गया, हमें इनकम टैक्स का आइडिया हो गया, ओवरऑल सारी चीज़ों का हमें आइडिया हो गया। अब इंशाल्लाह सर नेक्स्ट लेक्चर से हम ऑफिशियली कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से लेके और टाइप्स ऑफ द कैपिटल एसेट्स से लेके अल्टीमेटली आगे बढ़ेंगे। डन है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।